नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। कल सीबीआई का स्थापना दिन था। 1963 में इसी दिन यानी कल के ही दिन सीबीआई की स्थापना हुई थी। उस स्थापना दिन के उपलक्ष्य में 20वें पीडी कोहली मेमोरियल लेक्चर सीरीज यानी व्याख्यानमाला में एडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी ऑन एडवांस क्रिमिनल जस्टिस इस विषय पर बोलते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सीबीआई को आईना दिखा दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा कि सीबीआई को उसी पे फोकस करना चाहिए जिसके लिए सीबीआई बनी थी, खासकर threatening the security, the matters related to threatening the security of the nation, public order, and economical health of the country, rather than taking up petty cases. ये उनका एक संदेश था सीबीआई को कि सीबीआई ने देश की सुरक्षा को लेके, लॉ एंड ऑर्डर जो पब्लिक ऑर्डर है उसको लेकर और बड़े वित्तीय मामलों को लेकर ही, जिससे देश की वित्तीय स्थिति को हानि पहुंच सकती है, ऐसे मामलों में ध्यान देना चाहिए, ना कि छोटी-छोटी केसेस में उलझकर अपना समय बर्बाद करना चाहिए। क्योंकि सीबीआई में लोग कम हैं, बहुत सारे लोग डेपुटेशन पे आते हैं और उनके ऊपर केसेस लादे जाते हैं। इसको कहीं न कहीं रोकना होगा। नहीं तो सीबीआई का जो मिसयूज़ है, जो हम कहते हैं, चीफ जस्टिस ने नहीं कहा लेकिन बिटवीन द लाइन्स यही है कि सीबीआई का जो मिसयूज़ हो रहा है, कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है, वो अपने विरोधियों को ठीक करने के लिए या उनको नेस्तनाबूद करने के लिए एजेंसीज का उपयोग होता है और छोटे-छोटे भ्रष्टाचार के केसेस में सीबीआई उलझी रहती है और बड़े केसेस जो देश हित में हैं, जो देश के वित्तीय मामलों में बड़ा डैमेज करती है या देश की आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा, इस मसले को सीबीआई को समय नहीं मिलता। आगे चीफ जस्टिस साहब ने बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे भी बोलते हुए कई टिप्पणियां की और वर्तमान में ये टिप्पणियां बहुत मौजूद है, क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 साल में इस देश ने इन एजेंसियों का भयावह दुरुपयोग देखा है। सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एनआईए हो, ईडी हो, और इन तमाम बातों को लेके चीफ जस्टिस ने कई बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि जब आप काम करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो अपहोल्ड द ड्यू प्रोसेस। अपहोल्डिंग द ड्यू प्रोसेस के मायने हैं कि जो आपका एक प्रोसेस है काम करने का, उसको नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि कई बार अपने आकाओं का आदेश का पालन करते हुए एजेंसीज जो रेगुलर प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस में एजेंसी को काम करना चाहिए, जो कार्यप्रणाली है उसकी, उसको बायपास करते हुए, उसको साइड में करते हुए एजेंसियां एक्ट करती हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये देश हित में नहीं है। आपको एक संतुलित व्यवहार करना होगा। सर्च और सीजर पावर है आपके पास। इन एजेंसियों के पास सर्च का पावर है, सीजर का पावर है, यानी जब्ती का पावर है। आपके प्रीमाइसेस में आके ये रेड कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग करते समय आपको एक बैलेंस करना होगा और वो संतुलित व्यवहार ये है, क्योंकि जब आप किसी एक व्यक्ति पे रेड करते हैं, उसकी चीजें सीज करते हैं, जब्त करते हैं, प्रॉपर्टी अटैच करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्तिगत इंसान का जो निजता का अधिकार उसको दिया है, राइट टू प्राइवेसी, उसका उल्लंघन कई जगह होता है। आगे उन्होंने कहा क्लासेस, जो क्रिमिनल केसेस है उसका एक क्लास होना चाहिए
कि आपकी जैसी राष्ट्रीय एजेंसियाँ कौन से केसेस हैंडल करें। छोटी-छोटी केसेस में जब आप हैंडल करते हो, तो वो एजेंसी के भी बिलो द डिग्निटी होता है। आगे उन्होंने कहा कि खासकर जब आप चीज़ें सीज़ करते हैं, ज़ब्ती करते हैं, तो वह वहाँ पर जो डिवाइसेज़ आप खासकर जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गए, जब आप ज़ब्त करते हैं, तो कहीं न कहीं ये ध्यान भी रखना होगा कि आप निजता के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं। वो हनन नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, "द जस्टिस डिलीवरी मस्ट बी स्विफ्ट। द लाइफ ऑफ एन एक्यूज्ड in accord and their reputation is life of an accused is altered and their reputation is significantly hurt." आपने कहा कि जब इन्वेस्टिगेट एजेंसीज लोगों को उठाती और ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी को एक्यूज्ड बोलते हो, उसको जेल करवाते हो और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी कस्टडी मांगते हो, तो इतना ध्यान रखिए उस व्यक्तिगत जो व्यक्ति होता है, जो एक्यूज्ड तथाकथित होता है, उसका एक जीवन जो स्वतंत्रता है उसकी जीवन जीने की, उसमें आप खलल डालते हो और दूसरी ओर उसका रेपुटेशन जो है, उसको कहीं न कहीं उसके साख पे बट्टा लगाते हो। ये बहुत संतुलित काम आपको करना होगा और जब आप ड्यू प्रोसेस करेंगे और उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटाइज़ेशन जो नए कानून आए हैं 3 जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, जो सुधारित कानून हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के, उसमें हर स्टेज पे डिजिटल रिकॉर्डिंग और डिजिटाइज़ेशन है, इससे कहीं न कहीं सुलभता होगी। कई जगह पे आपको ये ज़रूरी नहीं होगा कि आप व्यक्तिगत किसी की पेशी करवाएँ, आप डिजिटली भी वर्चुअली भी उसको फिज़िकल से ज़्यादा वर्चुअली भी आप उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं। ये कई बातें यदि आप वर्तमान के संदर्भ में भी लें, मैं 2-3 उदाहरण दूँगा कि कैसा रेपुटेशन खराब होता है इंसान का। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, तब 100 करोड़ के वसूली का एक आरोप लगा था और गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल जाना पड़ा। 13 महीने वो जेल रहे। उनका पॉलिटिकल करियर ध्वस्त हो गया। पूरा परिवार ध्वस्त हो गया क्योंकि परिवार में जो बच्चे, बेटियाँ, जो शादी होती है, बहुएँ आती है, उनके परिवार होते हैं और सारा एक्सटेंडेड परिवार पूरे देश में वसूली सरकार के नाम से मीडिया ने उसको खूब यूज़ किया और सीबीआई और ईडी ने भी लगातार इस बात को ध्यान रखा कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो लीक करते रहे कि ये कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है और 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली करता था। जब मामला कोर्ट में गया, तो जिस कमिश्नर मुंबई पुलिस ने जिसने ये आरोप लगाए थे 100 करोड़ वसूली के, उसने कोर्ट में कहा मैंने तो लोगों की सुनी-सुनाई बातों पे कहा था, मेरे पास कोई इसके तथ्य नहीं है, ना प्रूफ है। जिस इंस्पेक्टर पे हत्या का आरोप और वसूली का आरोप था, उसने ये लिख के दिया, उसने ये एफिडेविट दिया कि मैं कभी मंत्री को मिला ही नहीं। मेरी कभी मंत्री के अधिकारियों से भी बात नहीं हुई। मेरी जो भी बातें होती थी, वो कमिश्नर साहब से होती थी। उस इंस्पेक्टर को, विवादित इंस्पेक्टर को वापस ड्यूटी पे टर्मिनेट करने के बाद लिया गया। उसकी कमिटी की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो 2 अधिकारी थे, उन्होंने ये लिख के दिया था कि इस अधिकारी को वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन कमिश्नर जो उनसे वसूली करवाना चाहते थे शायद, उनके ओवरराइडिंग करके उन्होंने इन दोनों अधिकारियों के नोट का उसको अपने पावर के उपयोग करते हुए उसको फिर वापस नौकरी में रख लिया। ये तमाम चीज़ें जिन बार से वसूली हुई है, उनने भी कहा कि हमने जब इंस्पेक्टर को पूछा कि इतना पैसा क्यों ले रहे हो? तो उनने हमको कहा कि हमको ऊपर साहब को देना है, कमिश्नर साहब को। ये सारी चीज़ें होते हुए भी अनिल देशमुख को 13 महीने जेल रहना पड़ा। उनका पॉलिटिकल करियर, उनका बच्चों का सोशल लाइफ, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन जो स्कूल में जाते हैं, उनको बच्चे देखते हैं कि देखो तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे नाना जी। ये कुल मिला के एक सामाजिक इम्पैक्ट पड़ता है। और जब 100 करोड़ के आरोप पे जब चार्जशीट फाइल हुई, तो चार्जशीट मात्र 1 करोड़ 70 लाख रुपए की फाइल हुई। ये वस्तुस्थिति है, ये एक केस है साइटिंग का जो मैंने आपको दिया।
अरविंद केजरीवाल का मामला ही ऐसा है। अरविंद केजरीवाल को लगातार कस्टडी दे रहे हैं और जब उसको कस्टडी माँग रहे हैं, तो ईडी ये कहती है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो मिसलीड कर रहे हैं। सवाल है, यदि ईडी के आरोप है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, तो ईडी चाहती है कोऑपरेट करने का मतलब कि केजरीवाल कहे कि हाँ, मैंने भ्रष्टाचार किया। वो केजरीवाल से एक्सेप्टेंस चाहते हैं। हमारे यहाँ एजेंसीज़ का एक जो नया सिस्टम चालू हो गया कि किसी एक को पकड़ते हैं, उसका प्रॉपर्टी सीज़ करते हैं, उसके ऊपर उसको जेल डालते हैं, फिर वो सरकारी गवाह बनता है और वो सरकारी गवाह बनने के बाद वो जो-जो लिख के देता है, उसी के अनुसार फिर बाकी लोगों को कंपेल किया जाता है कि उसको एग्री करो जो गवाह कह रहा है। एजेंसीज़ को जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और बाकी जो ट्रांज़ैक्शन देने हैं, वो लेने होंगे। यहाँ 100 करोड़ का आरोप फैंसी लगता है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के जज ने भी टिप्पणी में कहा था। कुल मिलाकर एजेंसियाँ कैसा दुरुपयोग करती हैं और इसका ख़्याल कहीं न कहीं चीफ जस्टिस को भी था। तो इस सीबीआई के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में जो कोहली साहब के नाम से जो मेमोरियल लेक्चर हुआ, उसके चलते चीफ जस्टिस ने आईना दिखाया सीबीआई को और बाकी एजेंसीज़ को कि आप जब भी कुछ करेंगे, तो निजता का अधिकार भी है। किसी का रेपुटेशन खराब करने का भी आपको अधिकार नहीं। और उन्होंने ये भी कहा, एजेंसियों का काम है कि बड़े-बड़े मामले देखें, जो देश हित में हैं, जिससे देश की सिक्योरिटी, देश की वित्तीय हालत में कहीं डेंट पड़ सकता है, ना कि छोटी-छोटी बात। उदाहरण के तौर पे मुंबई में एक एक्टर आत्महत्या करता है, क्योंकि अभी तो मैं आत्महत्या ही कहूँगा क्योंकि हत्या तो अभी प्रूव नहीं हुई। क्योंकि वहाँ महाविकास आघाड़ी की विरोधी पार्टियों की सरकार थी और बिहार में चुनाव थे। मरने वाला एक्टर सुशांत सिंह राजपूत बिहार का भूमिपुत्र था। तो बिहार सरकार ने उसको एक पॉलिटिकल इश्यू बनाने का प्रयास किया कि हमारे बिहार के बच्चे को मुंबई में मारा जाता है और पुलिस रफ़ा-दफ़ा कर रही है। कई नारायण राणे जैसे जो कैबिनेट में भी मंत्री बने बैठे हैं, वो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के बोलते थे कि हमारे पास सारे प्रूफ है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये हत्या है। बाद में कोई सीबीआई के सामने, ईडी के सामने नहीं पहुँचा। इसमें सीबीआई आई, फिर ईडी आई, 2-2 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्वड हो गई। हत्या या आत्महत्या मुंबई में हुई, 0 एफआईआर पटना में दर्ज हुई, कई मामले इसमें हुए और जब सीबीआई ने ये केस टेकअप किया, तो आज 1 डेढ़ साल, 2 साल हो गए, सीबीआई भी कोई नतीजे पे नहीं पहुँची कि इसमें हुआ क्या है? क्योंकि सीबीआई और एजेंसियाँ, सरकारी एजेंसी शायद जो पार्टियाँ हैं सत्ता में वो चाहती हैं कि इसको हत्या का रंग दे, सीबीआई वो दे नहीं पा रही है, इसलिए सीबीआई भी अभी चुपचाप है। उसमें ईडी भी गई, ईडी ने भी कुछ नहीं मिला, उसने भी हाथ ऊपर कर दिए। फिर ड्रग वाली जो हमारे यहाँ नारकोटिक डिपार्टमेंट है वो उतरा, उन्होंने खूब वहाँ पे पैडलर्स और ये एक्टर्स और इनका इंक्वायरी की और कई लोगों को उसमें अरेस्ट भी हुआ। लेकिन कुल मिला के सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? क्या हमारे देश में मैं ये नहीं कहता कि सुशांत सिंह राजपूत देश का एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति का एक अपना महत्व है। 143 करोड़ में यदि वो भारतीय है, तो उसकी जान की उतनी ही कीमत है, जितनी प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की। लेकिन फिर एजेंसियाँ बनी किस लिए है और एजेंसी का उपयोग कैसा करते हैं? ये उदाहरण थे। मुख्य न्यायाधीश ने आईना तो दिखाया, लेकिन क्या सीबीआई के अधिकारी, केंद्र सरकार, सत्ता में बैठे हुए लोग जो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, क्या वो आईने में अपनी शक्ल देख पाएँगे? क्योंकि कई बार होता है कि मिट्टी आपके चेहरे पे होती है और आप आईने का काँच बार-बार साफ करते हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुन जी का यूट्यूब चैनल।